कहानी वार्ता सुन रहे सभी दोस्तों को स्वागत है। मैं हूं विक्रम, आप सबका दोस्त। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ दौलत खतरे में। आज हम सुनेंगे इसका भाग 7। देवराज चौहान की बनाई हुई योजना के मुताबिक काम चलने लग गया है पुलिस स्टेशन के अंदर ही। बहुत सी योजनाओं के साथ ही उप योजनाएं भी बन गई हैं। जैसा कि आमतौर पर होता है कि लुटेरे लूटने वालों के हाथ भी लग जाते हैं। यानी ए ने बी से लूटा और सी ने ए को लूट लिया। कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं। चलिए, बाकी बातें हमेशा की तरह एंड में शुरू करते हैं। दौलत खतरे में पार्ट 7। सारा दिन ठीक से निकल गया। शाम को खाना वगैरह बनाकर खाकर वो निपटे तो 8 बज गए। 8 बजे ही सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव थका हारा वहां पहुंचा। यादव को देखकर क्षण भर के लिए दीपा सकपकाई। यादव दांत फाड़े मुस्कुराया। दीपा ने जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुरा दी। यादव मामला फिट समझकर चला गया। दीपा ने पार्वती को अलग ले जाकर सारा मामला बताया। चिंता मत कर, पार्वती ने कड़वे स्वर में कहा। मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन कैसे? आज दरवाजे के बाहर भीम सिंह नहीं, मैं सोऊंगी। लेकिन वो इंस्पेक्टर यादव, दीपा ने कहना चाहा। तू बच्ची है अभी। पार्वती ने दीपा के गाल थपथपाए। मेरी तो सारी जिंदगी इन्हीं कामों में बीती है। मजे से सोना तू अंदर, बाहर का मामला मेरा रहा। पार्वती बोली। यादव वाला मामला रूपलाल और भीम सिंह को नहीं बताया गया। पार्वती ने भीम सिंह से इतना ही कहा कि आज वो खुली हवा में बाहर सोएगी, तुम भीतर रूपलाल के साथ काम करना। भीम सिंह को भला क्या एतराज हो सकता था। करीब 10 बजे भीम सिंह, रूपलाल और दीपा ने कमरे के दरवाजे को भीतर से बंद किया और सावधानी से बेआवाज अपना काम शुरू कर दिया। पार्वती बाहर ही चादर बिछाकर लेट गई। अब उसे यादव के आने का इंतजार था। अगला दृश्य। दीपा सोने के लिए लेट गई थी। भीम सिंह ने ध्यानपूर्वक पहली बार देखा कि भीतर क्या काम हो रहा था। गड्ढे को ध्यानपूर्वक गंभीरता से देखा। तभी रूपलाल मुस्कुराकर हौले से बोला। तुम्हारी बीवी बहुत हिम्मत वाली है। कल रात उसने गड्ढे से बहुत अच्छी तरह मिट्टी निकाली, गहरा किया। तुमने उसकी हिम्मत अभी देखी कहाँ है? भीम सिंह बुरा सा मुंह बनाकर बोला। अब मुझे बताओ क्या काम करना है और कैसे करना है। आज सारी रात मैं ही काम करूंगा। सारी रात नहीं, आधी रात। आधी रात के बाद मैं काम करूंगा, रूपलाल ने कहा। फिर गड्ढे की तरफ इशारा करके बोला। इस गड्ढे को 1 सवा फुट गहरा करना था, जो कि हो चुका है। वो नीचे इस दीवार की नींवों की ईंटें हैं, नजर आ रही है ना? उन ईंटों को निकालना है। इसी प्रकार फर्श के ऊपर 1 फुट तक की सारी ईंटों को निकालना है। समझा? भीम सिंह ने सिर हिलाया। ऐसा करते हुए आगे बैंक की दीवार को भी इसी प्रकार हटाना है। हम्म। अब तुम दीवार की नींवों से ईंटें निकालो, मैं 2-4 घंटे की नींद ले लेता हूँ। भीम सिंह ने गहरी निगाहों से नजर आ रही नीम की ईंटों को देखा। जो पोजीशन हमारे सामने है उसे देखते हुए इस प्रकार नींवों की ईंटों को निकालने में बहुत देर लगेगी। क्या मतलब? अगर पहले ऊपर की 1 फीट की दीवार हटा ली जाए तो फिर हमें जगह ज्यादा मिल जाएगी। हमारे हाथ नींवों की ईंटों तक आसानी से पहुंच जाएंगे। काम जल्दी हो जाएगा। रूपलाल की आंखों ने एक बार फिर हर चीज का नजारा किया। तुम ठीक कहते हो भीम सिंह, रूपलाल ने सहमति भरे भाव में कहा। ऐसा करना ही ठीक होगा। तो निकाल दूं दीवार की ईंटें? हाँ। रूपलाल ने भीम सिंह के चेहरे पर निगाह टिका दी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगल बगल के दोनों कमरों में पुलिस वाले मौजूद हैं, आराम कर रहे हैं। रात को भी कोई ड्यूटी समाप्त करके आता है तो कोई तैयार होकर ड्यूटी देने जाता है। ऐसे में जरा सी भी आहट का उठना खतरनाक हो सकता है। भीम सिंह के चेहरे पर गंभीरता भरे सपाट भाव उभरे। मैं जानता हूं, भीम सिंह ने धीरे से सर हिलाकर कहा। तब सवाल यह नहीं होगा कि डकैती असफल रही, बल्कि अहम बात यह सामने आएगी कि हम सब सारी उम्र के लिए कानून के फंदे में फंसे। ठीक कहते हो, बस यही सोचकर काम ठीक तरह से करना है।
रूपलाल के होंठों पर भारी मुस्कान उभरी। फिक्र मत करो, भीम सिंह ने कहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये छोटा सा रास्ता बनाकर माना कि हम बैंक के भीतर तो चले जाएंगे, लेकिन सोने के साथ बाहर तो नहीं आ सकेंगे इस रास्ते से। यही बात तुम्हारी बीवी ने भी पूछी थी, परंतु इसका जवाब देवराज चौहान ही दे सकता है, रूपलाल ने गंभीरता से कहा। उसने कुछ सोच रखा होगा। वो अपनी योजना की महत्वपूर्ण बातों को ऐन मौके पर ही बताता है। यही समझदारी है उसकी। भीम सिंह के होंठों पर मुस्कान उभरी। हम कच्चे लोग हैं, बात पेट में उछली और मुंह से बाहर, और ऐसा हो जाना हम सबके लिए खतरनाक होगा। ये डकैती देवराज चौहान की है, हम सब उसके पीछे हैं, वरना मैं तो इस मामले की तरफ मुंह भी न करता। तुम अब नींद ले लो, मैं दीवार की ईंटें हटाने का काम शुरू करता हूँ। भीम सिंह की निगाह पुनः खोदे गड्ढे पर जा टिकी। रूपलाल निश्चिंत सा एक तरफ जा लेटा। भीम सिंह ने रूपलाल के मंगवाए सामान में से औजार उठाए और व्यस्त हो गया। सबसे पहले दीवार दीवार को खुरच कर सीमेंट का प्लास्टर उतारने लगा। ना के बराबर आवाज हो रही थी। करीब 1 घंटे की लगातार मेहनत के पश्चात उसने गड्ढे के ठीक ऊपर का 1 फुट का दायरे का प्लास्टर साफ कर दिया था। अब दीवार में चुन रखी ईंटें स्पष्ट नजर आ रही थी। अगला दृश्य। पार्वती ने आंखों की अध खुली झिरी में से सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव को अपनी तरफ आते देखा। पार्वती उसी प्रकार पड़ी यादव को करीब आते देखती रही। अलबत्ता पार्वती की आंखों में ऐसे भाव आ गए थे जैसे मुद्दत बाद उसे अपना पसंदीदा शिकार मिला हो। यादव करीब आकर ठिठका। उसने सावधानी से आसपास देखा, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यादव झुका और पांव के बल बैठ कर फुसफुसाए स्वर में बोला, दोई, मैं आ गया हूं। उठ, कूलर वाले कमरे में चलते हैं। कोने में आखिरी वाला कमरा है। आज खास तौर से उस कमरे को मैंने अपने लिए खाली करवाया है। चल, कूलर की ठंडी ठंडी हवा में चलें। पार्वती जरा सी हिली। उठ भी जा, यादव तड़पे स्वर में बोला। अब मेरी जान निकाल कर रहेगी क्या? पार्वती धीरे से उठी। वहां बल्ब की रोशनी तो थी, परंतु सिर पर चुनरी ओढ़े होने के कारण यादव स्पष्ट रूप से उसे देख ना पाया। पार्वती के उठते ही यादव का दिल उछलने को हुआ। उसने जल्दी से पार्वती की कलाई पकड़ी और कोने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे की लाइट जल रही थी। कूलर की ठंडी हवा खुले दरवाजे से बाहर तक आ रही थी। पार्वती ठिठक गई। चल ना, यादव जैसे तड़प भरे स्वर में बोला। ला जाती है, पार्वती ने फुसफुसाते स्वर में कहा। एक तो इस समय यादव का दिमाग दूसरी तरफ था, दूसरे वो सपनों में तैर रहा था। फिर पार्वती ने फुसफुसाकर कहा था, इसलिए यादव कैसे पहचान पाता कि ये आवाज उसकी दोई की नहीं है? बेवकूफ, मेरे से शर्म कैसी? आप भीतर की बत्ती बंद कर दीजिए, पार्वती उसी लहजे में बोली। ओह हाँ हाँ, ये काम तो मैं भी कर देता हूँ। कहने के साथ ही यादव जल्दी से भीतर गया और लाइट ऑफ कर दी। अगले ही पल पार्वती अंधेरे से भरे कमरे के भीतर थी। सब इंस्पेक्टर यादव ने फौरन दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। मेरी दोई, मैं, साहब जी, पार्वती फुसफुसाकर धीरे धीमे स्वर में बोली। बात मत कीजिए, मुझे जल्दी जाना है। हाँ हाँ, यादव को यह जानने का होश ही कहाँ था कि वो पार्वती है या दीपा। उसने तो अपने हिसाब से जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया था। अब अंधा क्या जाने कि तीर कौन से निशाने पर लगा है। 2 घंटे बाद ही पार्वती पुनः उसी कमरे के बंद दरवाजे के बाहर बिछे कपड़े पर जा सोई थी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे भूखे शेर को पेट भर पसंदीदा खुराक मिल गई हो। अगले दृश्य। अगला दृश्य। भीम सिंह ने पूरे 1 घंटे की मेहनत के पश्चात पहली ईंट निकाली। उसके बाद तो ईंटें निकलने में कोई खास देर ना लगी। अगले 20 मिनट में उसने 1 फीट के दायरे की गड्ढे के ऊपर दीवार में लगी सारी ईंटें निकालकर एक तरफ रख दी। उन ईंटों के हटने पर साथ चिपकी बैंक की दीवार की ईंटें नजर आने लगी थी। इस सारे काम से निपटकर भीम सिंह ने एक तरफ बैठकर बीड़ी सुलगाई और कश लेने लगा। गड्ढे के ऊपर दीवार से ईंट निकाल लेने के कारण अब गड्ढे के भीतर हाथ डालकर दीवार की नींवों की ईंटों को निकालने में खास परेशानी नहीं आ रही थी। वैसे भी दीवार की ईंटें निकलने के कारण नींव की ईंटें स्पष्ट चमक उठी थी।
अब उन्हें सिर्फ अलग करते हुए धीरे धीरे बाहर खींचकर निकालना भर था। भीम सिंह ने काफी मेहनत का काम किया था। दिन भर की थकावट भी थी। नींद के कारण अब सिर भारी होने लगा था। बीड़ी समाप्त करके उसने दीवार से निकले गड्ढे में गिरे सारे मलबे को सावधानी से हाथों से उठा उठाकर टोकरे में डाला। फिर दीवार से निकली ईंटों को उठाकर टोकरे में रखा। सारी जगह ठीक पहले की तरह साफ करके फारिग हुआ। भीम सिंह ने इस सारे काम में 3 घंटे लगाए। फिर उसने रूपलाल को उठाया। आंखें खुलते ही रूपलाल की निगाह दीवार पर गई। काम ठीक से हुआ देखकर उसे तसल्ली हुई। अब नींव की ईंटों को निकालने में और भी आसानी होगी, क्योंकि ऊपर की ईंटें तो हट चुकी हैं। भीम सिंह बोला। हाँ। रूपलाल उठ खड़ा हुआ। आज रात नींव की ईंटें निकालने का ही काम करना है, बाकी का काम कल रात पर रहा। भीम सिंह ने कहा, हमारे पास पर्याप्त वक्त है। इस काम इसलिए काम तसल्ली से ठीक तरह से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। उसके बाद भीम सिंह भी लेट गया। रूपलाल आगे के काम में व्यस्त हो गया। देवराज चांद ने काम होते देखा था? भीम सिंह ने पूछा। नहीं, मौका नहीं मिला। कह रहा था कल देखूंगा। देवराज चौहान को काम पर नजर डालने को कह देना। भीम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। हम वही कर रहे हैं जैसा उसने कहा है। जो काम हम कर रहे हैं वो उसकी निगाहों से गुजरना जरूरी है। रूपलाल ने सिर हिलाया, फिर पूरी तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। ये ठीक है कि दीवार की नींव की ईंटों को निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं आई, लेकिन फिर भी काफी आई। बहुत मेहनत लगी। रूपलाल ने गड्ढे की गहराई तक जाती नींव की ईंटों को 2-2.5 घंटे तक निकाल दिया। नींव की उन ईंटों के हटते ही बिल्कुल साथ चिपकी बैंक की दीवार की नींव की ईंटों की कुछ झलक मिलने लग गई थी। रूपलाल के मन में पूरी तरह विश्वास पैदा हो गया कि डकैती हर हाल में सफल हो जाएगी। उसके बाद रूपलाल ने ईंटों को टोकरे में डाल दिया। सारी जगह साफ की। गड्ढा भी पूरी तरह साफ किया। फिर घंटा भर पीठ सीधी करने की सोचकर लेट गया। दीपा एक तरफ गहरी नींद में थी। जब भोर का उजाला फैला तो रूपलाल उठ बैठा। देव दरवाजा खोलकर बाहर देखा। कोई भी नजर नहीं आया। रूपलाल ने जल्दी से ईंटों का भरा टोकरा उठाया और बाहर ले जाकर उस पर ढेर सारी मिट्टी डाल दी, ताकि टोकरे पर पड़ी ईंटों पर किसी का ध्यान ना जा सके। फिर धीरे धीरे सब नींद से उठते चले गए। अगला दृश्य। पार्वती ने सुबह उठते ही दीपा को बता दिया कि सब ठीक रहा। बता दिया कि अंधेरे में वो कूलर वाले कमरे में सोई थी। वो ना भी बताती तो भी दीपा समझ गई थी कि पार्वती इस समय उस बिल्ली की तरह लग रही थी जो पेट भर मलाई खाकर हटी हो। बहरहाल दीपा को लगा जैसे यादव नाम का बोझ उसके सिर से उतर गया हो। सुबह के कामों से फारिग होकर नाश्ता करके वे लोग काम पर लग गए। तभी दीपा की निगाह यादव पर पड़ी, जो कोने वाले कमरे के बाहर खड़ा अपने गालों पर हाथ फेरता हुआ अर्थपूर्ण निगाहों से उसे देख रहा था। दीपा ने हमेशा की तरह शर्माकर सिर घुमा लिया। यादव की शान तो जैसे दूर से ही नजर आ रही थी। उसके चलने के अंदाज में खुशी से भरा बदलाव स्पष्ट नजर आ रहा था। पार्वती हमेशा की तरह यादव के प्रति लापरवाही रही, परंतु वो सब समझ रही थी कि यादव क्यों अर्थपूर्ण निगाहों से दीपा को देख रहा है। हरामी। पार्वती बड़बड़ा उठी। मुंह इधर मारता है और देखता उधर है। उसके बाद यादव पीछे वाले नल के नीचे ही नहाने धोने में लग गया। नजरें उसकी दीपा पर थी। दीपा की चोली पर थी। सब कुछ मिट्टी खुदाई से निकल जब कुछ मिट्टी खुदाई से निकली तो दीपा ने उसे उस अध भरे टोकरे को पूरा भरा और सिर पर रखकर पुलिस स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते पर बढ़ गई। यह वही टोकरा था जिसमें रात को डाली ईंटें भरी पड़ी थी। मिनट भर में टोकरा खाली करके वो वापस आ गई। नहा धोकर यादव आधे घंटे में तैयार हो गया। आज उसके जिस्म पर वर्दी नहीं, सादे कपड़े थे। वो गांव जा रहा था। जाने के समय वो दीपा के पास पहुंचा। कूलर वाला कमरा कैसा लगा? यादव दबे स्वर में मुस्कुराया। चुप रहो, कोई सुन लेगा। दीपा फुसफुसा कर बोली। यादव ने आसपास देखा। रास्ता साफ पाकर बोला, मैं गांव जा रहा हूं धोई। 2 दिन बाद लौटूंगा। तब फिर कूलर की ठंडी हवा खिलाऊंगा। दीपा ने कुछ नहीं कहा। तभी 2-3 पुलिस वाले कमरों से बाहर निकले तो यादव फौरन दीपा के पास से हटकर पलटा और दरवाजे से पुलिस स्टेशन के कमरों में प्रवेश कर गया।
कुछ देर बाद जब यादव पुलिस स्टेशन से निकलने जा रहा था, भीतर आते हवलदार त्रिपाठी से मुलाकात हो गई। गुड मॉर्निंग सर, आपकी तो अब 2 दिन की छुट्टी है। त्रिपाठी मुस्कुराकर बोला। हाँ, गांव जा रहा हूँ। यादव ने अपने गालों पर हाथ फेरा। त्रिपाठी ने चैन की सांस ली कि 2 दिन तो वो दीपा से दूर रहेगा। त्रिपाठी, एकाएक यादव हौले से बोला। मामला निपट गया। कौन सा मामला सर? दोई वाला। मैं समझा नहीं सर। हवलदार त्रिपाठी के मस्तिष्क को झटका लगा। इसमें समझने वाली बात क्या रह जाती है? यादव ने मुस्कुराकर कहा। मैंने कहा दोई वाला मामला निपट गया, चिंता मत कर। गांव से वापस आकर तुम्हारे लिए भी कुछ कर दूंगा। लेकिन सर हुआ क्या? त्रिपाठी सक पकाकर बोला। जाकर दोई का चेहरा देखो। आज उसके चेहरे पर नजर आ रही चमक देखो। तुम्हें उससे ही समझ में आ जाएगा कि रात को क्या हुआ होगा उस कूलर वाले कमरे में। यादव ने मुस्कुराकर कहा और त्रिपाठी का कंधा थपथपाकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता चला गया। त्रिपाठी के तन बदन में आग लग गई। चेहरे पर जहान भर का क्रोध उभर आया, परंतु तुरंत ही त्रिपाठी ने अपने चेहरे पर नजर आने वाले क्रोध को छुपाया और पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े जा पहुंचा। उसकी खा जाने वाली निगाह दीपा पर जा टिकी। त्रिपाठी को लगा दीपा आज वास्तव में खिली खिली और खुश नजर आ रही है। उसके चेहरे पर भी उसे उन मीठे भावों का एहसास हुआ जो घर पर हर रोज सुबह उठने पर होते थे। जाने क्यों आज त्रिपाठी को उसके शरीर की बनावट में भी फर्क महसूस हुआ। दीपा त्रिपाठी को देखकर मुस्कुराई। अपने क्रोध पर काबू पाए जलता भुनता त्रिपाठी दीपा के पास पहुंचकर बोला। तो तुमने अपनी जात दिखाई दी। त्रिपाठी दांत भींचकर बोला। क्या हुआ? दीपा ने हैरानी से त्रिपाठी के सुलगते चेहरे को देखा। यादव कह रहा था कि रात को मामला समझकर दीपा ने गहरी सांस ली। वो मैं नहीं थी तो क्या मैं था उसके साथ? धीरे बोलिए त्रिपाठी जी। दीपा ने अपने खास मीठे स्वर में कहा। जाने आपको क्या हो गया, अपनी दीपा पर भी आपको विश्वास नहीं रहा। अभी तो हमने सारी जिंदगी एक साथ बितानी। जिंदगी को मार गोली। तुम यादव की बात करो। रात को तुम उसके साथ। त्रिपाठी जी, दीपा आहिस्ता से बोली, वो पार्वती थी, मैं नहीं। अंधेरे के कारण वो पार्वती को मुझे ही समझता रहा। आप तो यूं ही परेशान हो जाते हैं। त्रिपाठी दीपा को घूरता रहा। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो पार्वती से पूछ लीजिए। कहकर दीपा ने पार्वती को देखा। पार्वती उन्हें ही देख रही थी। त्रिपाठी ने अपनी गर्दन पार्वती की तरफ घुमाई। पार्वती ने फौरन त्रिपाठी को मुस्कुरा कर आंख मारी। त्रिपाठी ने सक पकाकर मुंह फेर लिया। पार्वती के अंदाज से ही समझ गया था कि दीपा सही कह रही है। बहरहाल उसने चैन की सांस ली कि 2 दिन यादव गांव चला गया है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यादव ने जब गांव से लौटना था तो उनके लिए मुसीबतों का ढेर इकट्ठा कर देना था। अगला दृश्य। 11:30 बजे देवराज चौहान पुलिस स्टेशन पहुंचा। बगल में बैग, उंगलियों में सुलग रही सिगरेट, शरीर पर वही मैले हो रहे कपड़े जो पिछले 2 दिनों से पहन रहा था। त्रिपाठी मिला। सबसे दुआ सलाम हुई। देवराज चौहान ने त्रिपाठी से धीमे स्वर में कहा, मुझे कमरे के भीतर नजर मारनी है, तुम जाना नहीं कहीं। त्रिपाठी ने सिर हिला दिया। जब मैं कमरे के भीतर जाऊं तो तुम बाहर चौकस मौजूद रहोगे। त्रिपाठी ने पुनः सिर हिला दिया। फिर जैसे जैसे त्रिपाठी ने आगे का मामला खुद संभाला और देवराज चौहान रूपलाल के साथ कमरे के भीतर जा चुका था। दरवाजा बंद करके भीतर की सिटकनी लगा दी। रूपलाल ने जल्दी से दीवार के साथ लगे बिस्तरों के ढेर को एक तरफ हटाया तो फर्श में गड्ढा और दीवार, नींव से हटाई ईंटें स्पष्ट नजर आने लगी। रूपलाल की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर से टिक चुकी थी, जबकि देवराज चौहान घुटनों के बल बैठकर गड्ढे और दीवार को ध्यानपूर्वक देखने लगा। बगल में दबा बैग उसने एक तरफ रख दिया। देवराज चौहान करीब 10 मिनट उस जगह का निरीक्षण करता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। रूपलाल की प्रश्न भरी निगाह उसके चेहरे पर थी। ठीक है, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। इस कमरे की दीवार का 1 फुट का हिस्सा और 1 फुट नीम की ईंट हटा दी गई है। रूपलाल ने कहा। अब जो ईंट या नीम नजर आ रही है वो बैंक की दीवार की है।
आज रात इन सबको भी साफ करके आने जाने का रास्ता बना लिया जाएगा। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से रूपलाल को देखा। ऐसा पागलपन मत कर बैठना। देवराज चौहान के होंठों से धीमी सी गुर्राहट निकली। क्या मतलब? रूपलाल की आंखें सिकुड़ गई। बैंक की दीवार को हाथ लगाने की भी चेष्टा मत करना। वहां से अगर तुमने ईंट हटाई तो दूसरी तरफ बैंक की दीवार नीचे से टूट जाएगी। और आजकल हर रोज बैंक खुलता बंद होता है। पल भर के लिए रूपलाल कांप कर रह गया। यह तो उसने सोचा ही नहीं था। दिमाग में ही नहीं आया था कि बैंक वाली दीवार की ईंट हटते ही सारा मामला खुल जाएगा। दूसरी तरफ मौजूद बैंक वाले झरोखा पैदा होता देखकर शोर मचा देंगे। रूपलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान अभी तक सख्त निगाहों से रूपलाल को देख रहा था। बात समझे कि नहीं? देवराज चौहान पूर्ववत लहजे में कह उठा। समझ गया। कहते हुए रूपलाल ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर खोल ली। वो तो कल रात ही बैंक की दीवार की ईंट निकालने जा रहा था, परंतु वक्त कम होने के कारण यह काम आज रात को करने की सोच रहा था। अगर ऐसा कर दिया होता तो डकैती असफल और सब पुलिस के पंजे में दबे होते आज। कई पलों तक रूपलाल के होठों से बोल ना फूटा। अब सुनो आगे कैसे काम करना है। देवराज चांद के शब्द सुनकर रूपलाल ने खुद को सामान्य किया। बैंक के ऊपर की दीवार को छेड़ना भी नहीं है। जो इधर की ईंट निकालने के बाद नजर आने लगी है, उसे सिरे से भूल जाओ। नीचे की तरफ ध्यान दो। बैंक की दीवार की नींव की ईंटें नजर आ रही हैं। अब तुम धीरे धीरे बिना जल्दी के बैंक की दीवार की नींव की ईंटें निकालोगे। इस काम में हद से ज्यादा सावधानी की जरूरत है। और 1 फुट की नींव की ईंटों को निकालने के बाद नीचे ही नीचे तुमने जमीन खोदनी है, मिट्टी निकालनी है, जैसे कि इस कमरे के फर्श को खोद कर निकाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कमरे के फर्श को तोड़कर गड्ढा किया गया है और बैंक वाले हिस्से में बजाय फर्श तोड़ने के नीचे से गड्ढा खोदकर फर्श तक पहुंचना है। परंतु फर्श को तोड़ना नहीं है। और नीचे से जमीन इतनी ही खोखली करनी है कि अगर फर्श पर ऊपर से कोई पांव रखे तो फर्श टूटे या क्रैक ना हो, दरारें ना पैदा हों। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रूपलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर सिर हिलाया। कुछ ना समझे हो तो पूछ सकते हो। 10 बार पूछ लो। बाद में गलती मत कर बैठना। ठहरो देवराज चौहान, मैं खुद नहीं समझा। मैं दोबारा से पढ़ता हूं इसे। अब सुनो आगे का काम कैसे करना है। देवराज चौहान के शब्द सुनकर रूपलाल ने खुद को सामान्य किया। बैंक की ऊपर की दीवार को छेड़ना भी नहीं है। जो इधर की ईंटें निकालने के बाद नजर आने लगी है, उसे सिरे से भूल जाओ। नीचे की तरफ ध्यान दो। बैंक की दीवार की नींव की ईंट नजर आ रही है। अब तुम धीरे धीरे बिना जल्दी के बैंक की दीवार की नींव की ईंटों को निकालोगे। इस काम में हद से ज्यादा सावधानी की जरूरत है। और 1 फुट की नींव की ईंटों को निकालने के बाद नीचे ही नीचे तुमने जमीन खोदनी है, मिट्टी निकालनी है, जैसे कि इस कमरे के फर्श को खोद कर निकाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कमरे के फर्श को तोड़कर गड्ढा किया और बैंक वाले हिस्से में बजाय फर्श तोड़ने के नीचे से गड्ढा खोदकर फर्श तक पहुंचना है। परंतु फर्श को तोड़ना नहीं है। और नीचे से जमीन इतनी ही खोखली करनी है कि अगर फर्श पर ऊपर से कोई पांव रखे तो फर्श टूटे या क्रैक ना हो, दरारें ना पैदा हों। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रूपलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर सिर हिलाया। कुछ ना समझे हो तो पूछ सकते हो। 10 बार पूछ लो। बाद में गलती मत कर बैठना। नहीं करूंगा। हमारे हरकत में आने का दिन शनिवार है। तभी नीचे से फर्श को तोड़ा जाएगा। ऊपर से बैंक की 1 फुट की दीवार की ईंटें निकाली जाएंगी। उस समय हमें ये काम करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है। काम के दौरान अगर कोई बात समझ में ना आए तो वहीं रुक जाना। अगले दिन मुझसे पूछ लेना। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। रूपलाल देवराज चौहान की बातों को अच्छी तरह समझ चुका था कि आगे कैसे काम करना है। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव के जाने पर सबने चैन की सांस ली। नहीं तो यादव अक्सर वहां मंडराता रहता था, कभी भी आ जाता था। इस कारण खतरा उन्हें ज्यादा ही आसपास महसूस होता रहता था।
परंतु अब यादव के गांव जाने के कारण ज्यादा खतरे वाली बात खत्म हो गई थी। रात को फिर काम शुरू हुआ। भीम सिंह को पार्वती ने यह कहकर बाहर सुलाया कि रूपलाल के साथ वो काम करेगी। भीम सिंह को भला क्या एतराज हो सकता था? वैसे भी वो जानता था कि पार्वती हर काम ठीक ठाक निपटा लेगी। दीपा सो गई। रूपलाल और पार्वती दोनों ने इकट्ठे काम शुरू कर दिया। क्योंकि अब काम परेशानी वाला था। उस 1 फुट के खुदे खड्डे में से आगे जमीन के नीचे से मिट्टी हटाकर आगे बढ़ना था, और उससे पहले बैंक की दीवार के नीचे नजर आ रही नीम की ईंटें हटानी थी। जबकि ऐसे में ईंटों को निकालना बेहद कठिन काम था। परंतु जो भी हो, इस काम को हर हाल में करना था। करोड़ों की बात थी। रूपलाल पार्वती को बता चुका था कि क्या करना है, और दोनों इस बात को भी जानते थे कि शुरू की 1-2 ईंटों को निकालना ही बेहद कठिन है। उसके बाद बाकी की ईंटों को निकालना इतना ज्यादा कठिन नहीं है। दूसरी स्थिति में ये सब करना जरा भी दिक्कत वाला काम नहीं था। परंतु इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि काम करते हुए शोर पैदा नहीं होना चाहिए। आवाज किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए थी। किसी को मालूम ना पड़े कि भीतर कोई गड़बड़ है। सीधी तरह तो ईंट निकाली नहीं जा सकती थी। भीम सिंह ने छोटी हथौड़ी के नुकीले वाले हिस्से से ईंट पर बेहद धीरे धीरे चोटें मारनी शुरू कर दी। इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था कि ईंट को तोड़कर निकाला जाए। हल्की हल्की चोटें मारते जब रूपलाल थक जाता तो पार्वती हथौड़ा पकड़कर आगे का काम जारी रखती। आधी रात से भी करीब 1 घंटा ऊपर हो चुका था जब दोनों को कामयाबी मिली। नींव में चुनी ईंट चोटे पड़ पड़ चूर चूर हो चुकी थी। उसके बाद भीम सिंह ने हथौड़ी के चपटे हिस्से से चूर हो चुकी ईंट को धीरे धीरे खुरच कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को नीचे गिराना शुरू कर दिया। पूरा आधा घंटा लगा उस चूर हुई ईंट को जरा जरा करके नीचे गिराने में। आखिरकार नींव में एक ईंट की जगह खाली हो गई। रूपलाल एक तरफ बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। पार्वती आगे बढ़ी और उस छोटे से गड्ढे में गिरे चूर चूर हुई ईंटों के टुकड़ों को समेटकर टोकरे में डालने लगी। इस सारे काम से निपटकर उसने रूपलाल को देखा। तुम दूसरी ईंट को इसी तरह से कच्चा करो, रूपलाल धीमे से बोला। एक ईंट और निकालने तक हमें परेशानी है। उसके बाद यह काम इतना कठिन नहीं रह जाएगा। पार्वती ने सिर हिलाया और छोटी हथौड़ी लेकर दूसरी ईंट पर हल्की हल्की चोटें मारने लगी। सुबह होने तक दोनों मिलकर नींव की 3 ईंटें ही निकाल सके। इस दौरान सारे काम की कोई आहट बंद दरवाजे के बाहर तक न जा सकी। सारी रात काम करने और नींद न लेने के कारण दोनों थककर चूर हो चुके थे। नींद से उनकी आंखें भारी थी, लेकिन दिल को तसल्ली थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला दृश्य। अगले 2 दिन और बीत गए। इन 2 दिनों में नए बनने वाले 6 कमरों की नींवें उन्होंने तैयार कर डाली थी, और कमरे के भीतर बैंक की दीवार की नींव की सारी ईंटें निकाल दी, जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर दीवार के एक तरफ मौजूद मिट्टी के नीचे दब चुकी थी। आज के दिन सब फुर्सत में थे। आज ठेकेदार बने देवराज चांद के मुताबिक ईंट रेता बजरी बदरपुर आ रहा था, और कल से कमरे बनने शुरू हो जाने थे। और इस काम के लिए देवराज चौहान ने एक मिस्त्री और 2 मजदूरों का इंतजाम कर लिया था, ताकि काम ठीक तरह से चले और किसी को शक ना हो। और ये बात तय थी कि मिस्त्री और दोनों मजदूर सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे, रात वहां नहीं रहेंगे। और दोपहर को इस सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने पुलिस स्टेशन में कदम रखा। यादव गांव से लौट आया था। अगला दृश्य। पुलिस स्टेशन के 2-3 गलियां पीछे सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने एक कोठी की बरसाती सस्ते में किराए पर ले रखी थी। ड्यूटी ऑफ होने के बाद वो वहीं पर जाकर सोता था। गांव से सीधा वो अपनी बरसाती नुमा कमरे पर पहुंचा। सफर की कोई थकान नहीं हुई थी। गांव का रास्ता वहां से सिर्फ 2 घंटे का ही था। कमरे में पहुंचकर यादव बैठा नहीं, नहा धोकर वर्दी पहनी और पुलिस स्टेशन आ गया। कारण था जल्दी से दोई के खूबसूरत चेहरे को देखना। वैसे भी ड्यूटी 2 बजे शुरू हो जानी थी। पुलिस की नौकरी में आने के पश्चात सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने अपना असूल बना लिया था कि उतना ही खाओ जितना हजम हो। मारपीट के, झगड़े के या फिर ऐसे ही छोटे मोटे मामले तो माल झाड़ लेता, परंतु किसी संगीन अपराध के मामले को यादव ने कभी रफा दफा नहीं किया था। मारपीट के, झगड़े के या फिर ऐसे ही छोटे छोटे मामलों में तो माल झाड़ लेता, परंतु किसी संगीन अपराध के मामले को यादव ने कभी भी रफा दफा नहीं किया था।
ना ही बड़े मामले में उसने कभी खाया था। उसका ये पक्का विचार था कि सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाते हैं। इस मामले को लेकर यादव का कैरियर हमेशा साफ रहा था कि वो खाने पीने वाले पुलिस वालों में नहीं है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर यादव सीधा पिछवाड़े पहुंचा। क्योंकि आज छुट्टी थी मजदूरों की, इसलिए सब आराम कर रहे थे। दोई से आंखें चार हुई। दीपा मुस्कुराई। यादव का दिल खुश हो गया। वो अपनी टेबल पर पहुंचा। दो चार दुआ सलाम की। टेबल पर बैठने से पहले उसने चाय पीने का मूड बनाया। चाय मंगवाने की अपेक्षा सड़क पर चाय वाले के पास जाकर ही चाय पीने की सोची। और यादव पुलिस स्टेशन से निकलकर चाय की दुकान पर जा पहुंचा। आराम से उसने चाय पी, जिसमें कि उसने आधा घंटा लगाया। फिर वापस चल पड़ा। सड़क पार करके पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार पर पहुंचा कि एकाएक ठिठक गया। उसकी निगाह मिट्टी के उस ढेर पर जा टिकी जो नींवों की खुदाई के दौरान भीतर से लेकर वहां डाली गई थी। मिट्टी के ढेर में से एक ईंट झांक रही थी। यादव दो पल सोचता रहा। मिट्टी से झलकती ईंट को देखता रहा। वो समझ नहीं पाया कि जमीन की खुदाई के दौरान मिट्टी में से ईंट कैसे निकल आई। यादव मिट्टी के ढेर के पास पहुंचा। एक पांव मिट्टी के ढेर पर रखकर हाथ आगे बढ़ाकर यादव ने मिट्टी से झलकती ईंट निकाली। देखा, ईंट पुरानी थी। कहीं कहीं सीमेंट भी लगा हुआ था। यादव ने ईंट वापस मिट्टी के ढेर में फेंक दी, ये सोचकर कि मिट्टी में दबी हुई ईंट होगी, खुदाई के दौरान निकल आई होगी। पुलिस स्टेशन के भीतर आकर सब इंस्पेक्टर यादव अपनी टेबल पर आ बैठा। 2 दिन बाद वो पुलिस स्टेशन आया था, इसलिए ये देखना जरूरी था कि पीछे से कौन कौन से केस हुए हैं। परंतु जाने क्यों काम की तरफ ध्यान देने का मन नहीं हुआ। सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। इधर उधर सोचते हुए बार बार यादव को उस ईंट का ध्यान आ जाता जो उसने मिट्टी के ढेर में देखी थी। यादव के मस्तिष्क में कुछ चुभ रहा था, परंतु वो चुभन किस चीज की थी, वो समझ नहीं पा रहा था। फिर यादव का दिमाग त्रिपाठी की तरफ गया। वो अभी तक नजर नहीं आया था। त्रिपाठी का ख्याल आते ही यादव को अपने चंद रोज पहले के विचार याद आए कि त्रिपाठी क्यों आनन फानन कमरे बनवाने पर तुला है। बात हुई और अगले दिन काम भी शुरू हो गया। इस बारे में उसे त्रिपाठी पर शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। लेकिन बाद में उसने इस बात पर सोचना छोड़ दिया। और अब जाने क्यों मिट्टी के ढेर पर पड़ी ईंट उसे बेचैन कर रही थी। यादव अनुभवी पुलिस वाला था। बात की तह तक पहुंचना उसे आता था। अनजाना बेवजह का शक यादव के मन में बैठता जा रहा था। वो ईंट उसे हजम नहीं हो पा रही थी, जबकि बात कुछ भी नहीं थी। एकाएक यादव कुर्सी से उठा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। उसकी सोच के हिसाब से खुदाई के दौरान जमीन में धंसी ईंट निकली होगी तो वो एक दो ही होंगी, ज्यादा तो हो नहीं सकती। यादव ने बाहर लगे मिट्टी के ढेर को चेक करने का इरादा बनाया। या फिर हो सकता है कि किनारे पड़ी ईंट को किसी राह चलते व्यक्ति ने उठाकर मिट्टी के ढेर पर फेंक दिया हो। जो भी हो, यादव सोच चुका था कि मिट्टी के ढेर को चेक करना होगा। अनजाने शक की सुई उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। यादव ने अपने जूते की भी परवाह नहीं की कि वो गंदे हो जाएंगे या मिट्टी में धंस जाएंगे। वो एक कदम मिट्टी के ऊपर चढ़कर दोनों हाथों से मिट्टी खंगालने लगा। 10 कदम दूर व्यस्त सड़क थी। वाहन आ जा रहे थे। पुलिस स्टेशन में भी लोगों का और पुलिस वालों का आना जाना जारी था। ये सब करते हुए यादव के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। शांत सा वो ये सब कर ही जा रहा था। आधे मिनट बाद ही यादव ने मिट्टी में धंसी एक ईंट निकाली। मुंह बनाकर यादव ने ईंट को घूरा, फिर ईंट को बाहर फेंका और हाथ मिट्टी में धंसा दिया। ऐसा करते हुए वो मिट्टी के ढेर पर घूमे जा रहा था, जगह बदलते जा रहा था। सूरज सिर पर चढ़ा आग उगल रहा था। तभी इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया की कार वहां रुकी। कालिया को देखते ही यादव सकपका मिट्टी के ढेर पर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर कालिया कार से उतरा। दोनों की निगाहें मिली। ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर यादव? कालिया ने अजीब स्वर में कहा। सर सर वो, यादव ने जल्दी से खुद पर काबू पाया, कुछ गिर गया था सर। तो किसी से कह देते, खुद मिट्टी पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? इतना कहकर इंस्पेक्टर कालिया पुलिस स्टेशन में चला गया। यादव ने गहरी सांस ली और पुनः अपने काम में जुट गया। अगला दृश्य। 10 मिनट की मेहनत के पश्चात सब इंस्पेक्टर यादव ने मिट्टी के ढेर से 6 ईंटें निकाली। ये सब करने में कोहनियों तक उसकी बाहें और जूते जूते सहित पूरी पिंडली मिट्टी में सन गई। यादव मिट्टी के ढेर से नीचे उतरा और सब ईंटों को इकट्ठा करके नीचे झुकते हुए उन्हें ध्यान से देखने लगा। जमीन की खुदाई के में ईंट कहां से निकल आई?
यादव ने एक ईंट को हाथ में उठाकर देखा और अगर मिट्टी में दबी ईंटें निकली भी हैं तो ईंटों के जर्रे जर्रे पर मिट्टी चिपकी होनी चाहिए, जबकि ईंटें बिल्कुल साफ थी और उस पर सीमेंट के प्लास्टर की परतें कहीं कहीं चिपकी हुई थी। ईंट पर चिपके सीमेंट के ही उस प्लास्टर को देखकर इस बात का एहसास तो स्पष्ट था कि ईंट को हाल ही में किसी दीवार वगैरह जैसी जगह से निकाला गया है। एक आध ईंट होती तो यादव यही सोचता कि आते जाते किसी ने रास्ता साफ करने की खातिर उठाकर मिट्टी के ढेर पर फेंक दिए। यादव जब सीधा हुआ तो उसकी आंखें सिकुड़ी, होंठ अजीब से अंदाज में मुड़े हुए थे, चेहरे पर उलझन असमंजस का जाल उभर आया। वो सोच रहा था और उसकी सोचें आपस में ही गुड़मुड़ हो रही थी। सब इंस्पेक्टर यादव के दिल में ये बात घर कर गई कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और हो ना हो, हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी का इस गड़बड़ में कहीं ना कहीं अवश्य हाथ है। नीचे पड़ी ईंटों को घूरता यादव पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर गया। यादव ये बात नहीं देख सका कि सड़क पार चाय की दुकान के बाहर खड़ा त्रिपाठी उसकी हर हरकत नोट कर रहा है। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव के पुलिस स्टेशन में जाते ही त्रिपाठी ने फौरन सड़क पार की और मिट्टी के ढेर के करीब पड़ी ईंटों को सकपकाए अंदाज में देखने लगा। यादव ने मिट्टी के ढेर पर चढ़कर मिट्टी में धंसी ईंटों को निकाला तो यूं ही नहीं निकाला है। जाहिर है कि यादव को यकीनी तौर पर गड़बड़ का शक हो गया, और यादव तो पहले से ही उसकी हरकतों को शक भरी निगाहों से देख रहा था। त्रिपाठी का दिल जोरों से धड़क रहा था, चेहरा फक पड़ चुका था। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि यादव डकैती में टांग अड़ाकर सारे मामले में रगड़ा ना फेर दे। ईंटें देखकर यकीनन उसे और भी शक हो गया होगा कि जमीन की खुदाई से निकली मिट्टी के ढेर में साफ सुथरी ईंटें कहां से आ गई। त्रिपाठी के हाथ पैर काफी हद तक घबराहट में फूल चुके थे। उसने जल्दी से आसपास देखा, किसी की खास निगाह उस पर ना थी। उसने जाते रिक्शे को रोका, सब इंस्पेक्टर द्वारा निकाली गई सारी ईंटें उठाकर रिक्शे में रखी और उस पर सवार हो गया। करीब आधा किलोमीटर आगे जाकर ईंटों को उसने नाले में फेंका और रिक्शे को विदाई देकर पैदल ही वापस पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। ईंटों को वहां से हटाकर त्रिपाठी को कुछ तसल्ली मिली थी। इसके बावजूद त्रिपाठी की जान भीतर ही भीतर सूख रही थी कि यादव ने उन ईंटों को मिट्टी के ढेर से निकाला है, देखा है। ईंटें तो वो हटा सकता है, परंतु यादव के मन में बसे शक, कुछ गलत हो रहा है, इस एहसास को वो नहीं हटा सकता। अब आगे के काम में और भी सावधानी की जरूरत थी। सबको सतर्क करना पड़ेगा। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव पुलिस स्टेशन के पीछे वाले अहाते में पहुंचा। रूपलाल भीम सिंह आराम करने के अंदाज में एक तरफ बैठे थे। पार्वती और दीपा चूल्हे पर खाना बनाने में व्यस्त थी। यादव ने एक बार भी दीपा की तरफ नहीं देखा। वो तो फुर्सत का काम था, और अब यादव के दिमाग में फुर्सत कहाँ थी। आगे बढ़कर यादव 6 कमरों की तैयार नींवों में झांक झांक कर देखने लगा। रूपलाल और भीम सिंह की आंखें मिली। पार्वती और दीपा ने भी यादव को देखा। यादव का आना और उसकी तरफ जरा भी ध्यान ना देना, यह दीपा के लिए हैरानी की बात थी। तभी पार्वती दांत पीस कर बड़बड़ाई, इतने बड़े बड़े दीदे लिए घूम रहा है और नजर नहीं आता कि तू यहाँ बैठी है, वहां ढूंढ रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दीपक की निगाह यादव के बदले चेहरे पर थी। यादव ने 10-12 मिनट लगाकर 6 के 6 कमरों की खुदी नींवों को देखा, परंतु कहीं भी कुछ नजर न आया कि वो सोचता ईंटें यहां से निकली हैं। तभी रूपलाल उठा और सिर की पगड़ी ठीक करता हुआ मुस्कुराता यादव की तरफ बढ़ा। नमस्कार साहब जी, रूपलाल ने कहा। काम तो ठीक हुआ है ना, कोई कमी तो नहीं रह गई। यादव ने रूपलाल को देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, काम ठीक है। कोई और सेवा हो तो हमसे कह दीजिए, रूपलाल ने हाथ जोड़कर कहा। यादव सिर हिलाकर पलटा वापस जाने के लिए कि ठिठक गया। उसकी निगाह उस कमरे पर जा अटकी जो मजदूरों के रहने के लिए दिया था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। दो पलों की सोच के पश्चात पश्चात यादव कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के प्रति दिमाग में कोई खास बात नहीं थी। भीम सिंह, रूपलाल, पार्वती और दीपा की निगाहें मिली। सबके दिल जोरों से धड़क उठे। बात क्या है? सब इंस्पेक्टर यादव के रंग ढंग बदले बदले से नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में खौफ और बेचैनी की लहरें उभरी। यादव चाहता क्या है? कहीं उसे इस बारे में शक तो नहीं हो गया कि डकैती पड़ने जा रही है? कमरे के खुले दरवाजे के भीतर ठीक सामने नीचे फर्श और दीवार में से बैंक
में जाने के लिए रास्ता बनने जा रहा है और इस समय वो उस जगह पर मैले बिस्तरों से ढांप रखी थी यादव को नजर नहीं आएगी, परंतु होने को कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसा संयोग हो सकता है कि यादव सब कुछ जान जाए। उन चारों के दिल की धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। डर से भरी निगाह यादव की पीठ पर टिकी थी। तभी भीम सिंह उठा और कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें यादव प्रवेश कर चुका था। भीम सिंह का ख्याल था कि अगर यादव की निगाह में कमरे के भीतर हो रही कारगुजारी आ जाती है भीम सिंह का ख्याल था कि अगर यादव की निगाह में कमरे के भीतर हो रही कारगुजारी आ जाती है तो अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागने के लिए कुछ देर के लिए यादव को बेहोश करना, घायल करना जरूरी था और इसके लिए हर पल उसके करीब रहना जरूरी था। कहीं एकदम यादव ने शोर मचा दिया तो सब फौरन धर लिए जाएंगे। आसपास के कमरों में चार चार पुलिस वाले मौजूद थे। इन हालातों में वो भी खतरा बन सकते थे। बहरहाल जो भी हो, यादव की हरकत ने उन चारों को हाल बेहाल कर तो दिया था। यादव कमरे के भीतर भीतर पहुंचकर ठिठका। खोजपूर्ण निगाह हर तरफ मारी। उसे सब कुछ ठीक ही नजर आया। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि उसके शक को पुख्ता जोर मिलता। परंतु शक का जो भाला उसके मस्तिष्क में जा धंसा था वो इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं था। यादव जानता था जो वो सोच रहा है, जो उसे शक है, वो किसी भी हालत में आधारहीन नहीं है। ये जुदा बात थी कि शक को पक्का करने की कील उसके हाथ में नहीं लग रही थी। उन ईंटों के बारे में यादव किसी से पूछना नहीं चाहता था कि वो कहां से आई, क्योंकि अगर किसी वास्तव में क्योंकि अगर कहीं वास्तव में गड़बड़ थी तो उसके पूछने पर ये लोग सावधान हो सकते थे। साहब जी कुछ ढूंढ रहे हैं? पीछे से भीम सिंह की आवाज सुनकर यादव पलटा। नहीं, यूं ही इधर उधर नजर मार रहा था, कहकर यादव कमरे से निकला और हाथा पार करके दरवाजे से पुलिस स्टेशन के कमरों के भीतर प्रवेश कर गया। भीम सिंह, रूपलाल, दीपा, पार्वती ने यादव को लेकर कोई बात नहीं की। वहां का वातावरण पुनः पहले जैसा हो गया। ये जुदा बात थी कि उनके दिल अभी तक जोरों से धड़क रहे थे। उनमें से कोई बच्चा तो नहीं था जो यादव की इस हरकत के पीछे कोई बात है, इस बात का एहसास उन्हें ना हो। अगला दृश्य। सोचों में घिरा सब इंस्पेक्टर यादव अपनी टेबल पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। तभी पास से गुजरते यादव ने कांस्टेबल को रोका। तभी पास से गुजरते कांस्टेबल को यादव ने रोका। सुनो, सुनो। जी साहब। कांस्टेबल ठिठका। बाहर मिट्टी के ढेर के पास 6 ईंटें पड़ी हैं, उन्हें उठाकर इस कोने में रख दो। ईंटों को साहब? कांस्टेबल सिर हिलाकर फौरन पलटा और बाहर निकल गया। यादव ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में डाली। तभी हवलदार त्रिपाठी ने भीतर प्रवेश किया। यादव को बैठे पाकर ठिठका। चेहरे को सामान्य किया, मन की बेचैनी को दबाया। सब इंस्पेक्टर यादव ने भी उसे देखा। आप आ गए सर, त्रिपाठी ने सामान्य भाव से कहा और करीब आकर कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, सुनाओ, पीछे से कैसा रहा? वैसा ही सर, जैसा पहले था, त्रिपाठी मुस्कुराया। वो दो ही तो। छोड़ो त्रिपाठी, कोई और बात करो। सर, मैं दो ही की बात कर रहा हूँ। त्रिपाठी की निगाह यादव के चेहरे पर टिकी थी। अभी इस तरफ मूड नहीं है मेरा, सिर कुछ भारी हो रहा है। ओह, चाय वगैरह मंगवाऊं सर? नहीं, अभी पी कर आया हूँ। यादव बेहद सामान्य भाव से बातें कर रहा था। दवा वगैरह की जरूरत हो तो कह दीजिए, मैं ला देता हूँ, त्रिपाठी ने कहा। फिर गहरी सांस ली। सर, ये कमरे बनाने का काम तो बहुत सिरदर्दी का है। मैं सोच रहा था देख रेख के लिए किसी और को लगा दूं। जो मर्जी करो, यादव ने बोरियत भरे स्वर में कहा। तभी कांस्टेबल ने भीतर प्रवेश किया और यादव के करीब आकर बोला, साहब जी, मिट्टी के ढेर के पास तो एक भी ईंट नहीं है। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने चौंक कर कांस्टेबल को देखा। तुमने ध्यान से देखा है? जी साहब जी, कांस्टेबल ने विश्वास भरे स्वर में कहा। ठीक है, तुम जाओ। एकाएक यादव के होंठों पर शांत मुस्कान उभरी। कांस्टेबल चला गया। ये ईंटों की क्या बात है सर? हवलदार त्रिपाठी सब समझते हुए मन ही मन सतर्क सा होकर बोला।
कुछ नहीं, यूं ही। यादव ने मुंह बिचकाकर लापरवाही से कहा। त्रिपाठी समझ गया कि यादव इस बारे में उससे कोई बात नहीं करना चाहता, मतलब कि यादव को उस पर शक है। त्रिपाठी ने किसी प्रकार अपनी बिगड़ी हालत संभाली, सामान्य अंदाज में दो चार और बातें की। फिर त्रिपाठी उठकर पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े की तरफ बढ़ गया। सब इंस्पेक्टर यादव होंठ सिकोड़कर त्रिपाठी को जाते देखने लगा। कुछ देर पहले वो मिट्टी के ढेर में से ईंटें निकालकर वहां रख कर आया था, और अब वही ईंटें वहां नहीं थी। स्पष्ट था कि त्रिपाठी ने उसे ईंटें निकालते देखा होगा और फिर उन ईंटों को गायब कर दिया। यही सब करके तो त्रिपाठी अभी अभी बाहर से आया है। सब इंस्पेक्टर यादव के शक पर विश्वास की चोट पड़ चुकी थी। यादव उठकर पुलिस स्टेशन के बाहर आया। ईंटें वहां क्या, आसपास भी नहीं थी। यादव दो पल सोचता रहा, फिर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रवेश द्वार पर ड्यूटी पर खड़े कांस्टेबल के पास पहुंचा, जो कि मिट्टी के ढेर से 20-30 कदम के फासले पर था। उससे बात करने में पता चला कि हवलदार त्रिपाठी कुछ देर पहले मिट्टी के ढेर के पास से कुछ ईंटें रिक्शे पर लदवा कर उस तरफ लेकर गया था। शक की जगह अब विश्वास ने ले ली थी। भारी गड़बड़ है। पुलिस स्टेशन के पीछे जो कमरे बनवाए जा रहे हैं, उनकी आड़ में कहीं गड़बड़ है, और त्रिपाठी गड़बड़ में पूरी तरह शामिल है। यादव को गड़बड़ समझ में नहीं आ रही थी, परंतु उसे विश्वास था कि सारा मामला जानकर हटेगा, जल्दी जानकर हटेगा। वो ईंटें मिट्टी की खुदाई में से नहीं, बल्कि कहीं और से निकाली गई हैं। कहां से निकाली गई होंगी? अगला दृश्य। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी ने यादव से संबंधित ईंटों वाला मामला बताकर उन सबको सावधान कर दिया था। त्रिपाठी की बात सुनने पर विचारक समझ गए कि यादव यहां आकर क्यों इधर उधर निगाहें मार रहा था। वो ऐसी किसी जगह को तलाश कर रहा था जहां से वो ईंटें निकली हों। इसी कारण उसने कमरे में भी निगाह मारी। अब सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव से खबरदार रहना जरूरी हो गया था। अगला दृश्य। शाम को 4 बजे सामान आया। रेता, बदरपुर और ईंटें। त्रिपाठी ने पुलिस स्टेशन से बाहर ही फुटपाथ पर गिरवा दिया। सीमेंट की 15 बोरियां उन्हीं के कमरे में एक तरफ लगवा दी गई। पिलर खड़े करने थे, उसके लिए फट्टे और सरिये आ गए थे। कल जो काम शुरू होना था, उसका सामान पहुंच चुका था। इन सब कामों के दौरान सब इंस्पेक्टर यादव अपनी सीट पर बैठा अनमने ढंग से डेस्क वर्क कर रहा था, और सीमेंट की बोरियां वगैरह भीतर जाते हुए देख रहा था। साथ ही साथ वो इस बात के नतीजे पर पहुंचने की चेष्टा कर रहा था कि वो ईंटें कहां से निकाली हो सकती हैं। इतना तो स्पष्ट था कि किसी दीवार से उन ईंटों को निकाला गया है, परंतु देखने पर भी ऐसी कोई दीवार नजर नहीं आई जिसमें से ईंटें निकाली गई हों। दूसरे हालात में यादव शायद इन ईंटों वाले मामले को भूल भी जाता कि आ गई होंगी कहीं से, परंतु त्रिपाठी उन ईंटों को रिक्शे में रखवा कर कहीं और फेंक आया। इस बात से यादव के शक को विश्वास का बल मिला। इस बात से यादव के शक को विश्वास का बल मिल चुका था कि कहीं कोई गड़बड़ की जा रही है, और उस गड़बड़ को छिपाने की भरपूर चेष्टा भी की जा रही है। यादव सोचता रहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान शाम को देवराज चौहान शाम को ठेकेदार की भांति नजरें मारने आ पहुंचा कि सब सामान ठीक ठाक पहुंच गया कि नहीं। उंगली में दबी सिगरेट को काव्य कश लेता जा रहा था। वहां पहुंचने पर उन सब के चेहरों को देखते ही देवराज चौहान को एहसास हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देवराज चौहान के कहने पर रूपलाल ने एक तरफ पड़ी कुर्सी नीमों के पास रखी। कश लेते हुए देवराज चौहान उस पर बैठ गया। रूपलाल मजदूर की भांति पांव के बल कुर्सी पे के पास जमीन पर ही बैठ गया। भीम सिंह एक तरफ बैठा बीड़ी के कश ले रहा था। दीपा चूल्हा जलाने जा रही थी, और पार्वती बैंगन की सब्जी काटने में व्यस्त थी। हवलदार त्रिपाठी पुलिस स्टेशन में ही था। देवराज चौहान को देखकर भी उसके पास नहीं आया, खुद को यूं ही इधर उधर व्यस्त रख रहा था। यादव की मौजूदगी में त्रिपाठी ठेकेदार बने देवराज चौहान से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। वो जानता था यादव की निगाह में उसके लिए शक भरा पड़ा है। देवराज चौहान ने अपने कामों में व्यस्त नजर आ रहे पुलिस वालों पर निगाह मारी। एक नल के नीचे नहा रहा था। दो तीन सामने कमरे में आराम करते नजर आ रहे थे। क्या बात है? देवराज चौहान ने कुर्सी के करीब जमीन पर बैठे रूपलाल को देखते हुए धीमे स्वर में पूछा। तुम लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि कोई बात हुई है। रूपलाल ने देवराज चौहान को ईंटों वाला मामला बता दिया। सुनते ही देवराज चौहान की आंखों में सख्ती उभरी।
सब इंस्पेक्टर यादव को हम पर शक रहा हो रहा है, तो हम काम कैसे करेंगे? रूपलाल ने आहिस्ता से कहा। त्रिपाठी वहां से ईंटें हटाकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठा। देवराज चांद भिजे होंठों से बोला। क्या मतलब? त्रिपाठी को ईंटें वहीं रहनी देनी चाहिए थी। सब इंस्पेक्टर यादव को ईंटों के कारण दिमाग में शक सब इंस्पेक्टर यादव को ईंटों के कारण दिमाग में घुसे शक का किनारा न मिलता। कमरे में बन रहे रास्ते को ना देख पाता तो एक दो दिन में यादव अपने शक को वहम समझकर ढीला पड़ जाता। देवराज चांद एक एक शब्द को चबाकर कह रहा उठा। यादव मिट्टी से ईंटें निकालकर उन्हें छोड़कर आए। 10-20 मिनट में वो ईंटें गायब हो जाएं। यादव मिट्टी से निकालकर यादव मिट्टी से ईंट निकालकर उन्हें छोड़कर आए और 10-20 मिनट बाद वो ईंटें गायब हो जाएं, तो यादव के दिमाग में बसे शक को और भी पक्कापन मिलेगा। तुम क्या समझते हो? यादव ईंटों को एकाएक इस तरह गायब पाकर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? उसने अवश्य मालूम किया होगा कि ईंटें कौन ले गया। 20 कदम की दूरी पर पुलिस स्टेशन का गेट है। वहां पर हर समय एक कांस्टेबल तैनात रहता है। उसने तो हर हाल में त्रिपाठी को उन 6 ईंटों को रिक्शे पर रखवा कर ले जाते देखा होगा। ये सब ये बात सब इंस्पेक्टर यादव ने हर हाल मालूम कर ली होगी। रूपलाल के मस्तिष्क में धमाके फूटने लगे। हवलदार त्रिपाठी का पहले से ही कहना था कि सब इंस्पेक्टर यादव उसके द्वारा पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े आनन फानन कमरे बनवाने को लेकर शक कर रहा है। धीमे कठोर स्वर में कहते हुए देवराज चांद ने कश लेकर सिगरेट एक तरफ फेंक दी। ऐसे में त्रिपाठी को शुरू से ही सावधान रहना चाहिए था और ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि यादव के शक को हौसला मिलता, जबकि त्रिपाठी वहां से 6 ईंटों को हटाकर यादव के शक को पक्का कर चुका है। रूपलाल ने बेचैनी से सिर पर बंधी मजदूरों वाली पगड़ी ठीक करते हुए कुछ दूर बैठे भीम सिंह पर निगाह मारी। अगर सब इंस्पेक्टर ने देख लिया कि हम डकैती के लिए बैंक में प्रवेश के लिए पुलिस स्टेशन के इस कमरे से रास्ता बना रहे हैं, तो वो फौरन गोलियां चलाकर हमें भून देगा, कुछ पूछेगा भी नहीं। देवराज चौहान का चेहरा सामान्य था, परंतु आंखों में जहान भर की दरिंदगी भर आई थी। एक रास्ता है, रूपलाल बोला। देवराज चौहान ने हल्की सी निगाह रूपलाल पर मारी। मौका पाकर सब इंस्पेक्टर यादव को खत्म कर दिया। एक गलती हवलदार त्रिपाठी कर चुका है और ऐसा करके दूसरी गलती तुम्हारी होगी। देवराज चांद ने दांत भींचकर दबे स्वर में कहा। पुलिस वाले की हत्या का मतलब जानते हो? खामखा गले में मुसीबत का फंदा डालना। रूपलाल, एक वक्त में एक ही काम किया जा सकता है। या तो डकैती कर लो या फिर लोगों को मारना शुरू कर दो। लेकिन सिवाय इसके हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यादव शक में फंसा हम लोगों के आसपास मंडरा रहा है। ऐसे में अगर उसकी निगाह बैंक में प्रवेश करने के लिए बनाए रास्ते पर पड़ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। डकैती तो दूर रही, ये हमें बालों से पकड़कर हर जगह घसीटते फिरेंगे। देवराज चांद ने भिजे होठों में सिगरेट फंसाकर सुलगाई। हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देवराज चांद ने एक एक शब्द को चबाकर कठोर किंतु धीमे स्वर में कहा। जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलने दो। इस बारे में सावधान रहना कि कमरे में बनाए जा रहे रास्ते पर यादव की निगाह न पड़ सके। यादव अपना काम करेगा और हमें अपना काम करते रहना है। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। रूपलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। और अगर सब इंस्पेक्टर यादव ने बन रहा वो रास्ता पकड़ लिया तो उस स्थिति में तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। मत भूलना कि ये पुलिस स्टेशन है। इस भरे पूरे पुलिस स्टेशन में तुम लोग पुलिस वालों पर वार करके अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकते। बचने के जो थोड़े बहुत चांस होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। देवराज चांद पूर्वत लहजे में बोला। फंस जाने की स्थिति में बहादुरी दिखाने की अपेक्षा तुम लोगों ने यहां से बच निकलने की कोशिश करनी है। मतलब कि मामला अब उतना सीधा नहीं रहा जैसा कि पहले था। हालात को तुम भी समझ रहे हो रूपलाल। रूपलाल ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी ज्यादा समझदारी ले डूबती है और त्रिपाठी ने ज्यादा समझदारी दिखाई है। त्रिपाठी से कहना है कि रात को वो घर पर रहे, मैं मिलूंगा उससे। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। यहाँ पर हमारा काम यहाँ पर हमारा कुल काम 4 दिन का है।
2 दिन बाद शनिवार है। शनिवार की रात हम बैंक में जाएँगे और रविवार की रात को किसी समय सोना लेकर बाहर आ जाएँगे। इतना वक़्त हमें सावधानी से बिताना है। रूपलाल ने बीड़ी सुलगाकर कश लिया। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई कि बैंक से सोना निकाला कैसे जाएगा। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि बैंक से सोना निकाला कैसे जाएगा। पुलिस स्टेशन के बीच में से सब पुलिस वालों की आंखों के सामने से गुजरकर सोना बाहर कैसे? वक्त आएगा तब ये बातें भी समझ में आ जाएंगी। इस वक्त तुम हालात की तरफ और काम की तरफ ध्यान दो। देवराज चांद ने बात समाप्त करने वाले लहजे में कहा। 2 पल खामोश रहकर रूपलाल बोला, ये खबर पक्की है ना कि सोना शाम ये खबर पक्की है ना कि सोना शनिवार को बैंक में आ जाएगा? हाँ। फिर भी मैं दोबारा मालूम करूंगा कि कोई प्रोग्राम बदल तो नहीं गया। देवराज चांद ने स्थिर लहजे में कहा। तभी रूपलाल ने भीम सिंह को देखकर ऊंचे स्वर में कहा, यहां बैठे बैठे क्या करत हो? ठेकेदार साहब को चाय नहीं पिलाओगे? भीम सिंह फौरन उठ खड़ा हुआ। लाया लाया, अभी लाया, भीम सिंह ने कहा। देवराज चांद ने 5 का नोट निकालकर भीम सिंह को दिया। भीम सिंह चला गया। सबको अच्छी तरह समझा देना है कि अब काम कैसे करना है। रूपलाल ने सिर हिलाया। रास्ता तैयार होने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? देवराज चांद ने पूछा। नहीं, तुम एक नजर देख लो कि अभी नहीं। देवराज चांद ने इसकी बात काट कर कहा। यादव पुलिस स्टेशन में है, कभी भी आ सकता है, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता कि उसके शक में बढ़ोतरी हो। अगला दृश्य। रात को देवराज चांद हवलदार त्रिपाठी से उसके घर पर मिला। देवराज चांद ने उसे मिनट भर में समझा दिया कि उन 6 ईंटों को वहां से हटाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। त्रिपाठी जिस काम को अपनी बहुत बड़ी समझदारी समझ रहा था, वही बात अब उसे गलत लगने लगी। खतरा सिर पर गहरा होते देखकर त्रिपाठी का चेहरा लटक गया। वास्तव में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जो हो गया वो ठीक नहीं हो सकता, देवराज चांद ने दांत भींच कर कहा। लेकिन एक भूल को ठीक करने के लिए दूसरी गलती मत कर देना। अब मामला जैसा चल रहा है वैसा चलने देना। यादव कुछ भी करे, तुम्हें उसके किसी काम में दखल नहीं देना है। उससे सतर्क रहना है ताकि तुम्हारी कोई हरकत उसे कमरे में बन रहे रास्ते तक न ले जाए। दिखावे के तौर पर उसके सामने खुद को लापरवाह दर्शाओ। यादव अभी फिर कोशिश करेगा कि कुछ पकड़ सके। अगर उसकी निगाह कमरे में तैयार हो रहे रास्ता अगर उसकी निगाह में कमरे में तैयार हो रहा रास्ता ना आया तो फिर वो यूं ही भटक कर रह जाएगा। हवलदार त्रिपाठी ने घबराहट भरे अंदाज में सूखे होंठों पर जीभ फेरी। डकैती हो या ना हो, मेरी नौकरी तो हर हाल में गई, और मैं फंसा भी। ये बात तो तुम्हें पहले भी मालूम थी, देवराज चांद ने होंठ भींचकर कहा। हाँ, त्रिपाठी ने व्याकुलता से दोनों हाथों को आपस में रगड़ा। मालूम था, सब मालूम था मुझे। अब कोई गलती मत करना, डकैती का वक्त पास आता जा रहा है। त्रिपाठी ने सिर हिलाया। देवराज चांद चला गया तो त्रिपाठी पस सा कुर्सी पर बैठ गया। एकाएक उसे महसूस होने लगा कि इस डकैती में हाथ डालकर करोड़ों के लालच में वो बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले चुका है। शायद वो डकैती में देवराज चांद का साथ ना भी देता, परंतु दीपा की बातों में आकर अपना सिर ओखली में दे बैठा। अब कुछ भी नहीं हो सकता। शराफत की लक्ष्मण रेखा वो पार कर चुका था। ऐसे में उसे सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव के शब्द याद आ रहे थे कि ज्यादा खाने की आदत मत डालो, उतना ही खाओ जितना हजम हो जाए। हवलदार त्रिपाठी ने तो अपनी आदत के मुताबिक जैसे सब कुछ एकदम ही खा जाने की कोशिश कर डाली थी। ऐसे में सेहत पर तो फर्क पड़ना लाजमी था। चलिए दोस्तों, कहानी को यहीं रोकते हैं, 7वें भाग को। काफी गंभीर हो गई कहानी, पकड़े जाने का डर है। अच्छा, मैंने कमेंट्स में लिखा देखा कुछ दोस्तों ने ये कहा कि कहानी में थ्रिल नहीं है या कहानी स्लो चल रही है। दोस्तों, होता ये है कि जब भी और जिन भी दोस्तों ने इन नॉवेल्स को अपने सामने पब्लिश होते देखा है, मतलब जो लोग जिनकी आयु उस काल की है जब ये नॉवेल्स, अगर आपको याद होगा तो, पब्लिश होकर दुकानों पर आते थे, खास तौर पर वो जो रेलवे स्टेशन वाले बुक स्टॉल्स होते हैं उन पर।
होता क्या था कि ये अरम देवराज चांद सीरीज ही देख लें या अनिल मोहन जी के नॉवेल्स ही देख लें, ये कभी भी किसी एक पब्लिशिंग हाउस के नहीं रहे। मतलब कि अगर एक कुछ नॉवल किसी पब्लिशिंग हाउस ने छापे हैं, कुछ नॉवल किसी पब्लिशिंग हाउस ने, उसमें दिक्कत क्या होती है कि पब्लिशिंग जब हम करवाने की कोशिश करते हैं ना, तो जो स्थापित पब्लिशिंग हाउस होते हैं, और खास तौर पे जब आप एक बारी छाप देते हैं। अच्छा, आजकल का जो पब्लिशिंग का ज़माना है जिसमें सब कुछ कंप्यूटराइज़्ड है, वो अब तो पब्लिश होना यू नो कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन पहले क्या होता था कि इवन ऑफसेट प्रिंटिंग्स पर भी जो है ना, जो वो बनाए जाते थे बोर्ड, वो उन्हीं को बनाने में टाइम लगता था। उसके बाद तो आप जितना मर्ज़ी छपवा लो। अब जब पहली बारी नॉवल ने छपना होता था तो उसकी ज़्यादा कॉपियाँ छाप नहीं पाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 कॉपी छपती थी। ठीक है? वो भी अगर प्री ऑर्डर्ड हो तो। अगर मान लो कोई स्थापित राइटर है अनिल मोहन जी जैसा, और पहले से बता रखा है कि भाई अगली बार आ रहा है आतंक का पहाड़, तो उसके कुछ प्री ऑर्डर आ चुके होते थे, क्योंकि कुछ दुकानों पर आकर जो फैन लोग होते थे वो पूछ लेते थे कि हाँ भैया वो आतंक का पहाड़ आया कि नहीं आया। तो पता होता था कि भैया अच्छा इतने का ऑर्डर तो आ जाएंगे। जब दूसरी बार छापनी होती थी ना, तब पब्लिशर करता था ड्रामे। अब बड़े राइटर्स के पास ना, या जब राइटर बड़ा हो जाता है, तब उसके पास होता है ये राइट। पहली बात, पहले झटके में ही पब्लिशर वो राइट ले लेता है राइटर से। लेकिन फिर भी कुछ राइटर ऐसी क्लॉज रखवाते थे कि ना भाई, मैं जब चाहूँ अपना एडिशन दूसरा किसी और से छपवा लूँ। उस चक्कर में मेरे जैसों को नौकरी मिलती थी, घोस्ट राइटर्स को, जो कुछ एक आदमी के 2-3 नॉवल पढ़कर उसका राइटिंग स्टाइल जॉट डाउन करके उसी के जैसी किताब लिखने शुरू कर दें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अनिल मोहन जी के हाथ से लिखी हुई नहीं है। हाँ, इसके ऊपर ठीके लगा दिए होंगे उन्होंने। जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, ओके दे दिया होगा। इसके अंदर से कुछ एक पन्ने हटवा दिए होंगे, कुछ डलवा दिए होंगे, 2-1 सीन इधर से उधर करवा दिए होंगे। ये स्टाइल उनका नहीं है। इतना ज़्यादा लटकाना चीज़ों को अनिल मोहन जी का काम नहीं है, जितना कि इसके अंदर दिख रहा है। खैर, चलो कोई नहीं। मैंने ऑलरेडी पिछली बारी भी शायद पिछले एपिसोड में बता दिया था। मैंने लिस्ट डाल दी है कि हम कौन-कौन से एपिसोड्स कौन-कौन सी कहानियाँ लाने वाले हैं। एक हमारे वो जो अमेरिका वाले मित्र हैं, उन्होंने कहा कि कुछ कहानियाँ ऑलरेडी हैं। तो बंधुवर मैंने ये कहा है कि अ, कहानियाँ हो सकता है हों, लेकिन कुछ एक चैनल्स ही हैं जो जिनकी कहानियाँ मैं सुनना चाहूँगा। देखो, कुछ एक कहानियाँ तो ऐसे चैनल्स पर हैं जहाँ पर वो एआई वाली आवाज़ है, जिसके अंदर पता नहीं क्या किया उन्होंने। कौन थे जिन्होंने एआई को पूरी की पूरी किताब पकड़ा दी, और वो अक्षरों को बस देखकर पढ़ता जा रहा है बिना किसी उसके, यानी कोई स्ट्रेस इंटोनेशन, कोई डिक्शन कुछ नहीं है उसके अंदर। जैसे मैंने पिछली बारी बताया था कि ओ डॉट के डॉट, ओके बोलना हो तो वो कुछ और ही बोल रहा है। वो एक अलग बात है। एक तो वहाँ अगर किताब है तो मैं उसे किताब का होना नहीं समझूँगा। फिर भी मेरी कोशिश है, और मैंने जुआ घर और रफ्तार मैंने तो नहीं देखी कहीं। हो सकता है मेरी निगाह ना पड़ी हो। आजकल इंटरनेट इतना और यूट्यूब इतनी बड़ी दुनिया हो गया है कि कोई भी आदमी छाती ठोक कर कह नहीं सकता कि उसने सारा खोज लिया। लेकिन मैं जितने भी बड़े-बड़े चैनल थे, जो अपने गूगल गुरु वाले हैं, और एक और हैं कॉमिक्स वाले, जो भाई साहब और बहन जी हैं। बहन जी ने बहुत अच्छी रीडिंग करी हुई है। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अ, एक और है, मुझे क्यों नाम नहीं याद आ रहा उनका यार।
याद आएगा तो मैं अगले बारे में बोल दूँगा। तो ये 3 लोग हैं जिनके जिनके पास देवराज चौहान सीरीज़ जो है, जिन्होंने ठीक से पढ़ी है। बाकी सब तो अगर हैं भी तो मुझे नहीं लगता कि सुनने वाले को ज़्यादा मज़ा आया होगा। फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वही कहानियाँ लाऊँ, जो अब तक नहीं है। कम से कम पहले तो मैं वही कहानियाँ लाऊँ, और मैंने 50 से ज़्यादा कहानियाँ ऐसी लिस्ट की हुई हैं जो नहीं हैं। आप चाहेंगे तो मैं उनका नाम छाप दूँगा, वो कहीं नहीं है जो। यानी केवल सोलो वाली, मैं मोना चौधरी वाली और जो उनके पूरे जन्म वाली है ना, बबूशा वगैरह, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो हैं। मैं सोलो देवराज चौहान सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे अनिल मोहन जी के और 2-3 पात्र थे। अ, 1-2 कहानियाँ उनकी अच्छी हैं। टाइगर वाइगर अगर आप देखोगे तो अच्छी कहानियाँ हैं उनकी। पर उनकी बात बाद में। एक किसी भाई ने ऑलरेडी मेरी तरह चिंता में कह दिया था कि भाई वेद प्रकाश मत घुसाड़ देना इसमें। नहीं, अभी तो वेद प्रकाश को घुसाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक देवराज चौहान मेरे पास है, तब तक देवराज चौहान ही चलेगा। जब देवराज चौहान को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, तब की तब देखेंगे। ठीक है ना? विल वॉक द ब्रिज व्हेन वी विल रीच देयर। आप सब दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यार। मैं दोबारा से डालूँ? अब देखिए 50% लोग अभी भी वो नॉट सब्सक्राइब वाला जो आंकड़ा है ना, वो 50 से कम नहीं हो रहा है यार। मेरे को इतना दुःख लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे करीब-करीब हर बारी कहने पर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग आएँ और वो, या फिर वो पहले जाकर इतने लोग आके अचानक जा चुके हैं और दोबारा नहीं आ रहे होंगे शायद, कि अभी भी सब्सक्राइबर का आंकड़ा जो है वो 50 टच नहीं कर रहा है। मैं अपनी बात को शायद समझा पाया आपको कि जो, अगर आज भी मैं देखूँ तो सुनने वालों का जो, या वॉच टाइम का जो दिखाता है आंकड़ा, वो कहता है कि जो सब्सक्राइबर हैं वो 49% है, और नॉट सब्सक्राइब जो है वो अभी भी 51% पे है, कि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो कर लो यार। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। दोस्तों ये कहानी यहाँ से अच्छी होती जाएगी। देखो आज सस्पेंस आया ना, मज़ा आया। और ऐसे ही मज़ा आता रहेगा, देखते जाओ अब आप। इस किताब के तो पन्ने 150 ही रह गए हैं सिर्फ़। अब आगे देखो दूसरी किताब खुलने वाली है। तब तक आप सुनते रहिए कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। अ, खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं इस कहानी के 8वें भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।